राधे राधे। जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं सुने वे सब्सक्राइब करके पुराने एपिसोड सुन सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 376 आमना सामना। आयश लंच ब्रेक में डीन के ऑफिस में से निकलकर कॉरिडोर पर आ रहा था। वो रूहानी को देखना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो रूहानी के पास जाए। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रूहानी और सिया पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। आयश उस तरफ आने लगा, लेकिन तभी उसने देखा रूहानी भागकर एक आदमी के सामने आई और उससे हाथ मिलाते हुए उसे बात करने लगी। उन दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते बात करते देख आयश के दिल में थोड़ी जलन हुई का एहसास हुआ और उसका चेहरा कठोर हो गया और वो खा जाने वाली नज़रों से राज और रूहानी को घूरने लगा। इधर उसकी नज़रों से बचकर राज रूहानी का एडमिरेशन के साथ देख रहा था। रूहानी की घनी पलकें, इनोसेंट स्माइल और ऊपर से रूहानी की सादगी अनजाने में ही राज के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। रूहानी ने जल्दी जल्दी में आज सिंदूर अपने मांग में नहीं सजाया था और उसका मंगलसूत्र दुपट्टे से छिपा हुआ था, इसलिए राज ये एक देख नहीं पाया कि वह शादीशुदा है। राज उसके सॉफ्ट हाथों को अपने रफ हाथों में महसूस कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वे राज ने रूहानी को हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, रूहानी, बहुत ही प्यारा नाम है। रूहानी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और राज को लगा जैसे उसकी मुस्कान उसकी जान ही ना निकाल ले। उसने कहा, वैसे तुम यहाँ पढ़ने आती हो या फिर पढ़ाने? रूहानी अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, हम तो यहाँ अपनी बहन के साथ आए हैं, वे यहाँ पढ़ाई करती हैं। रूहानी की बात सुनकर राज ने हाँ में सिर हिलाया। ओह, आई सी। वैसे क्या तुम बता सकती हो डीन का ऑफिस कहाँ पर है? क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? रूहानी को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही वो डीन के बारे में कुछ जानती थी। वो कुछ कहती उससे पहले सिया उसके पास आ गई। उसने राज को देखा और कहा, आई एम सॉरी सर, मेरी बहन को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। डीन का ऑफिस उस तरफ है। ये कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। राज ने सिया को घूर कर देखा, क्योंकि वो रूहानी से और बातें करना चाहता था, लेकिन ये लड़की बीच में आ गई थी। उसने कठोरता से कहा, ठीक है, मुझे चलना चाहिए, और अगले ही पल उसने रूहानी को देखते हुए सॉफ्टली कहा, बाय बाय रूहानी, हम फिर मिलेंगे। उसने ऐसे कहने से रूहानी इस बार असहज हो गई, लेकिन उसने भी धीरे से मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाकर बाय कहा। राज वहाँ से चला गया। उसने जाने के बाद सिया रूहानी को डांटते हुए बोली, दी, आपको ऐसे ही किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और ऐसे बात करने की क्या ज़रूरत थी? आप उसके बारे में क्या जानती हैं? वो बहुत ख़तरनाक है। रूहानी ने कहा, क्या सच में? लेकिन तुमने ही तो कल मुझसे कहा था कि कोई अपना हाथ आगे करे तो हमारा नाम पूछे तो हमें उसके साथ हाथ मिलाना है, इससे दोस्ती होती है। उसकी इतनी बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर सिया ने अपने सर पर मारा और कहा, ओफो दी, आप इसे छोड़कर किसी से भी हाथ मिला सकती हैं। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अगली बार जब वो आपके पास आए या आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे सीधा नज़रअंदाज करना, ठीक है? रूहानी ने बात को समझाते हुए हाँ में सर हिलाया। सिया ने अपने घड़ी के वक्त देखा और कहा, चलो अब क्लास चलते हैं, ब्रेक ख़त्म हो गया। रूहानी ने कहा, नहीं, तुम जाओ, हम यहीं तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, वैसे भी हमें कुछ भी समझ नहीं आता। सिया ने कहा, पक्का ना, आप कहीं नहीं जाएंगी? रूहानी ने हाँ में सर हिलाया। सिया ने उसे वहीं छोड़ा और क्लास के लिए चली गई। उसके जाने के बाद रूहानी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और राज को डीन के ऑफिस के तरफ जाते देखने लगी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े इंसान पर पड़ी, जो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसे देखते हुए उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। उनकी दूरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा न देख पाए। रूहानी उसे एक बार फिर से अपने सामने देखकर हैरान हो गई। उसके दिल में तेज दर्द उठा और उसकी आंखें नम हो गई। उसके मुंह से धीरे से कुछ शब्द बाहर आए, आप फिर से यहाँ कैसे?
आयश जो उससे कुछ ही दूर पर खड़ा था, उसे ऐसे लगा जैसे रूहानी उससे कुछ कह रही हो। वो उसे देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगा। रूहानी ने उसे अपने पास आते देखा तो उसके कदम उसके जगह पर जम से गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। वो आयश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। लगभग 1 मिनट के बाद आयश उसके ठीक सामने खड़ा था। रूहानी उसे अपने पास देखकर अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन उसी पास जगह नहीं थी जाने के लिए। आयश ने उसके चेहरे को देखा। रूहानी एकदम पहले जैसी लग रही थी, ना कोई सिंदूर ना कोई मंगलसूत्र। आयश को लगा वो मूव ऑन कर गई थी। उसे ऐसे देखकर आयश के दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने दिल का जज्बात को चेहरे पे आने नहीं दिया। उसने प्लेन एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा मिसेस रूहानी आयश रायज़ादा। आयश ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो इसे याद दिलाए कि आज भी उसके रिश्ते में कोई वजूद है। क्योंकि उनकी अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ था, इसलिए अब भी रूहानी उनकी पत्नी थी। उसने इतनी दिनों में से रूहानी को ढूंढा था, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगी। सिर्फ वो ही जानता था कि रूहानी को छोड़कर आने के बाद उसे एक पल के लिए भी रातों में नींद नहीं आई। वो आज फिर से आयश के मुंह से अपना नाम सुनकर रूहानी के दिल में तेज दर्द हुआ। उसने हकलाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयश उसके हाथ को देखते कहा, जिसे कुछ वक्त पहले राज ने पकड़ रखा था। उसने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम इस तरह बात करोगी अपने पति से? रूहानी उसके मुंह के पति सुनकर अंदर तक टूट रही थी। वो अपने आंसू को आंखों से झलकने से रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी कांपती जुबान से कहा, वो पति? आयश उसके करीब आते हुए बोला, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई अपने पति को, या फिर भूलने का नाटक कर रही हो? उसने बीच की दूरी को बस कुछ ही इंचों में थी। रूहानी उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह से कांपने लगी। वो आयश का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे पास्ट की बातें याद आने लगीं। इस आदमी ने उसे तब छोड़ा था जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी थी। कैसे आयश ने उसका दिल बुरी तरह से तोड़ा था और उसे अकेला छोड़कर चला गया। उसने खुद को संभाला और अपनी आंसू भरी आंखों से आयश को कठोरता से देखते हुए बोली, पति? आप किस पति की बात कर रहे हैं साहब? क्या आप भूल गए हैं आपने हमारे मुंह पर हमसे रिश्ता तोड़ा था? आयश ने यह सुना और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कहता उससे पहले सिया भागकर उनके पास आ गई। उसने अपना घुटनों पर हाथ रखा और हाँफते हुए कहा, वो हमारी टीचर नहीं आई, इसलिए क्लास कैंसिल हो गई। तभी उसने देखा वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। उसने सामने आयश खड़ा था जो रूहानी को ही देख रहा था और रूहानी सिया को। सिया उसे देखकर सीधी खड़ी हो गई और कहा, ओह हेलो रायजादा सर। उसने अपने मन में कहा, क्या बात है, आज तो इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो रही है। आयश ने सिया को देखा और कहा, हेलो मिस। सिया ने जल्दी से कहा, सिया, माई सेल्फ सिया। आयश ने अपना हाथ आगे किया और कहा, हेलो सिया, नाइस टू मीट यू। सिया ने उसके हैंडशेक किया। सिया ने खुश होकर कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आयश रूहानी को देखने लगा जो उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी। सिया ने दोनों के बीच के टेंशन को महसूस किया और दोनों को देखते हुए कहा, क्या आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? आयश और रूहानी ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन दोनों के जवाब अलग थे। आयश का जवाब था हाँ और रूहानी का नहीं। सिया और आयश रूहानी के इस जवाब से उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान आयश था। सिया ने कहा, ओह माय गॉड, यहाँ क्या हो रहा है, कोई बताए मुझे। सिया ये तो जानती थी कि रूहानी को उसका हस्बैंड छोड़ चुका था, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा ये हैंडसम आदमी ही उस दी का पति था। वो कुछ और भी कहती उससे पहले रूहानी ने सिया का हाथ पकड़ा और बिना किसी भाव से कहा, चलो सिया। और वो आयश को अपनी लाल आंखों से आखिरी बार देखते हुए सिया को खींचते हुए ले गई। उसके जाने के बाद आयश ने उसे देखा। उसने कहा,
क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? तभी रोहित, जो कब से आयांश के पीछे उनकी बातें सुन रहा था, वो उसके पास आते हुए बोला, सर। आयांश ने उसे देखा और कहा, इसके बारे में पता करो। इधर राज डीन के ऑफिस में डीन के सामने कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में मिला रखा था और डीन की कठोरता से देखकर धमकाते हुए बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती। इतना समझाने के बाद भी तूने मेरे खिलाफ पुलिस केस किया। तुम साले चुपचाप उसे वापस ले लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो तेरी कॉलेज है ना कॉलेज, मैं इसे भी बंद करवा दूंगा। इसलिए अभी भी वक्त है, चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। डीन उसकी इस बात से थोड़ा घबराया था, क्योंकि राज खन्ना इस शहर के बहुत पावरफुल था। लोग उसके सामने रेस्पेक्ट से तो नहीं, लेकिन डर के वजह से अपना सिर झुकाते थे। उसकी उम्र 30 साल थी और वो इंदौर का मशहूर ब्रोकर था। उसके पास इतना पैसा था कि वो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता था। डीन अंदर से भले ही डरा हुआ था, लेकिन उसने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, देखिए खन्ना साहब, मुझे आप गलत मत समझना, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे वो ज़मीन मेरे कॉलेज के लिए वापस चाहिए। राज ने उसकी बात सुनी और गुस्से से कहा, साले, तो तू अब मुझसे उलझना चाहता है? भूल गए मैं कौन हूँ? किसके दम पर तुम इतना उछल रहे हो? तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, मेरे दम पर, मैं हूँ इसके साथ। राज ने इस कठोर आवाज़ को सुना और पीछे पलट गया। उसने देखा आयांश अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर उसके सामने खड़ा था। राज को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा था। राज आयांश को देखकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, कौन हो तुम? पर तुम जो कोई भी हो, मेरे मामले से दूर रहो। मैं वो ज़मीन किसी को भी नहीं दूंगा, वो मेरी है। आयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। और रही बात इस मैटर से दूर रहने की, तो अब तो मैं इसमें कूद ही गया हूँ। देखते हैं कब तक तुम अपने फैसले पर टिके रहते हो। तुमने वो ज़मीन इसलिए हासिल की गलत तरीके से हासिल की है ना? गलत तरीके से, समझे? इसलिए तुम्हें ये ज़मीन कॉलेज को वापस देना होगा। अब तुम अपनी मर्ज़ी से देते हो तो ठीक, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं उसे तुमसे लेने के। राज ने यह सुना और उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, लगता है तुम शहर में नए हो, इसलिए मेरे बारे में नहीं जानते। पर कोई बात नहीं, तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और वो आयांश के कंधे पर अपने कंधे से धक्का देते हुए बाहर चला गया। आयांश ने उसे जाते हुए देखा और अपने मन में कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें मेरी रूहानी से दूर रहना चाहिए था। इधर राज गुस्से में ऑफिस से बाहर आया। उसने उस तरफ देखा जहाँ पर रूहानी बैठी थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और कार में बैठकर चला गया। इधर रूहानी सिया के साथ रिक्शे से घर जा रही थी। वो बहुत परेशान थी, जिसे सिया देख पा रही थी। रूहानी ने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ रखा था और वो इधर उधर देख रही थी। सिया ने उसी हाथ को कांपते हुए महसूस किया और उसे पकड़ते हुए कहा, दी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? आप रायज़ादा सर से मिलने के बाद बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। सच सच बताइए, क्या आप उनसे जानती हैं? रूहानी ने उसके सवाल को सुना और उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने जो अभी तक अपने आंसुओं को संभाल रखा था, वो बहने लगे। उसने अपने एक हाथ से अपने चेहरे को छुपाया और रोते हुए बोली, वो वही है। क्या करेंगे अब आयांश? क्या रूहानी और राज के बीच दोस्ती हो पाएगी?
आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड एंड नाउ राधे राधे फॉर नेक्स्ट एपिसोड 377 फर्स्ट किस। रात का वक्त। रूहानी कमरे में सो रही थी। कॉलेज से आने के बाद से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी, पर कहीं आयांश के एक बार फिर से अपने सामने देखकर रूहानी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी यह हालत हो गई। सिया और अजय ने रूहानी को समझा और खाना खिलाकर दिया। रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। अजय और सिया भी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रूहानी के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और एक काली परछाई अंदर आ गई। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो रूहानी के बेड के पास आया और आराम से सो रही रूहानी को देखने लगा। कमरे के डिम लाइट की वजह से रूहानी का चेहरा दमक रहा था। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना था और उसका दुपट्टा बेड से नीचे लटक रहा था। उसे देखते हुए उस शख्स की आंखें सॉफ्ट हो गईं। उसने धीरे से कहा, कैसी मेरी नींद उड़ाकर आराम से सो रही है। वो उसके पास आया और उसका दुपट्टा जो बेड के नीचे लटक रहा था उसे उठाकर उसे साइड से रखा और उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को कवर कर दिया। ब्लैंकेट के गरमाहट पाकर रूहानी नींद में ही कसमसाई और ब्लैंकेट को पकड़ लिया। आयांश उसके मासूम चेहरे को खोए हुए अंदाज से देखने लगा। तभी रूहानी की नींद में ही लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोली और आयांश के चेहरे को अपने चेहरे से इतने पास देखकर घबरा गई। हल्की आहट से वो उसका चेहरा अच्छे से देख पा रही थी। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन आयांश ने जल्दी से रिएक्ट करके उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके दिल की धड़कनें सामान्य से ज़्यादा बढ़ गईं। आयांश ने धीरे से कहा, चुप रहो, सब सो रहे हैं। रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आयांश ने कहा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। और उसने रूहानी के मुंह से अपना हाथ हटाया। उसका ऐसा करना था कि रूहानी ने उसे धक्का दिया और वो बेड पर की तरफ गिर गया। रूहानी बेड से उठते हुए उस पर बरस पड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वक्त? उसने चिल्लाने से आयांश जल्दी से उसके पास आया और उसके मुंह पर फिर से हाथ रखते हुए उसे दीवार से लगा दिया। उसने कहा, मैंने कहा था ना चिल्लाना मत। तुम्हें एक बार की मेरी बात समझ में नहीं आती? रूहानी ने अपनी नम आंखों से उसे घूरा। आयांश ने कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले शांत होना होगा। रूहानी उसके इतने करीब आने से घबरा रही थी। वो दोनों इतने करीब थे कि रूहानी आयांश की जानी पहचानी फ्रेगनेंस को महसूस कर पा रही थी। आयांश ने कहा, देखो, मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। आयांश ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन उसने इतना कहा ही था कि रूहानी ने उससे धक्का दिया और गुस्से से बोली, नाराज़? हम आपसे नाराज़ क्यों होंगे? आप हमारा कोई नहीं लगते, हम भला आपसे नाराज़ क्यों होंगे? आयांश ने ये सुना और उसके दिल में दर्द उठा। आयांश ने आने से पहले पता किया था कि रूहानी किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए अपॉइंट किए गए डॉक्टर के साथ रहती है, और उसे वे भी पता चला कि रूहानी की माँ की मृत्यु उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन वो उसे छोड़कर चला गया था। यह जानकर कि रूहानी एकदम अकेली पड़ गई थी, उसे इसके लिए बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर। आयांश की बातें सुनकर रूहानी का हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, घर? कौन सा घर? कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं। हम आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहते। हमारे लिए अब ये घर ही सब कुछ है। हमने एक बार आप पर यकीन करके देखा था, लेकिन अब आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। हमें आप पर अब कोई यकीन नहीं है। आयांश ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम। वो कह ही रहा था कि रूहानी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हमें कुछ नहीं सुनना।
मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रूहानी की बेरुखी बात सुनकर आयांश का गुस्सा उसी काबू में नहीं रहा और वो उसे गुस्से से घूरने लगा। रूहानी आयांश की आंखों में गुस्से को नहीं देख पाई और उसे घूरते हुए उसके बगल से जाने लगी तो आयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे दोबारा दीवार के लगाते हुए बोला, इनफ इज़ इनफ रूहानी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रूहानी की कलाई में तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि आयांश ने उसकी कलाई कसकर पकड़ रखा था। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है। आयांश ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी पकड़ रूहानी के हाथ पर ढीली पड़ गई। वो उसे दूर होते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो और अपना सामान लेकर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रूहानी ने अपनी आंसू साफ किए और उसके पास आते हुए बोली, किस हक से कह रहे हैं आप हमसे ये? किस हक से? आप शायद भूल रहे हैं, आपने हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। आपने रिश्ता ही नहीं बल्कि हमारा यकीन भी तोड़ दिया था। आप अब क्यों हमारे पास आए हैं? ये कहते हुए वो आयांश के सीने से पर मारने लगी। रूहानी ने कहा, हमारा दिल तोड़कर आपको चैन नहीं आ रहा, जो अब आप मुंह उठाकर फिर से हमारी खुशियों को उजाड़ने चले आए। हम यहाँ खुश हैं। आप भूलकर अपने किसी तरह से हमें बेइज्जत किया। आपने 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 हमारी परवाह की कितनी कीमत अदा किया था, हमें आप इतनी जल्दी भूल गए साहब? अब आप किस हक से हमारे पास आए हैं? किस हक से? किस हक से? आयांश ने गुस्से से उसके हाथों को पकड़ा और उसे मोड़कर उसके कमर पर लगाते हुए बोला, तुम नहीं जानती मेरा तुम पर क्या हक है? नहीं जानती तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, डैम इट। उसके चिल्लाने से रूहानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आयांश ने उसे खुद से चिपका लिया और कहा, अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने शादी की है तुमसे, इस नाते तुम पर फ़र्क और सिर्फ मेरा हक है। ये कहने के बाद वो रूहानी के चेहरे को देखने लगा। उसने घबराहट साफ नज़र आ रही थी। फिर वे देख पा रहा था घबराहट की वजह से उसके होठ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे देखते हुए उसके दिल में ना जाने क्या आया। वो झुका और उसके होठों को चूम लिया, इस चीज़ को महसूस करते हुए कि वो क्या कर रहा है जिसने उसके होठों की घबराहट मिल रही थी। वो हैरान हो गई। उसकी सांसें मानो उसके गले में अटक गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आयांश के होठों की घबराहट को महसूस करते हुए रूहानी के पेट में मरोड़ आने लगे, क्योंकि वे उसकी पहली किस थी। उसे पता नहीं था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आयांश ने उसके हाथ को छोड़ा और उसके सॉफ्ट होठों को महसूस करते हुए उसके सर के पीछे से पकड़ लिया और उसे डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद जब रूहानी की सांसें आना बंद हो गई तो वो उसे धक्का देने लगी, लेकिन आयांश ने उसे नहीं छोड़ा। रूहानी के पैर पीछे की तरफ जाने लगे और जल्दी ही उसका पैर बेड से टकरा गया और वो बेड पर गिर गई। आयांश भी उसी के साथ ही गिर गया। रूहानी आयांश के नीचे थी और आयांश रूहानी के ऊपर। रूहानी की आंखें कसकर बंद थीं और आयांश एकटक बस उसे ही देख रहा था। दोनों की सांसें गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। आयांश ने देखा रूहानी के होठ कितने लाल हो गए थे। उन्हें देखते हुए आयांश का दिल फिर से उसे किस करने को हुआ। ये उसका पहला किस था। पिछली बार जब वो रूहानी के साथ जंगल में था तब उसने उसके साथ ऐसा कोई कमेंट शेयर नहीं किया था क्योंकि उस वक्त रूहानी की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए आयांश सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उसके इरादे से उसके करीब गया था। लेकिन आज जब वो उस पल को महसूस कर रहा था तो उसके दिल में अजीब सी सेटिस्फेक्शन हो रहा था। उसने कहा, क्या अब इतना काफ़ी है ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा कौन हूँ?
या फिर मुझे कुछ और भी करना होगा? आयश इस बात को सुनकर रूहानी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब थे। रूहानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। आयश उसकी लाल आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, क्या इतना काफ़ी है बीवी, या फिर मुझे कुछ और भी करना होगा? ये कहने के बाद आयश रूहानी के गले पर सहलाने लगा। उसके इस हरकत से रूहानी सिहर उठी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसके ऐसे देखकर आयश ने होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रूहानी की खूबसूरत लंबी गर्दन को देखा और झुककर उसे चूम लिया। वो उसके गले पर किस कर रहा था। उसके कान में रूहानी की सुबकने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर आयश को एहसास हुआ वो क्या कर रहा था। वो उससे दूर होते हुए उसके ऊपर से हट गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूहानी को फेस कर पाए। उसने कहा, आई एम सॉरी। मैं वो आगे बोल नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद की और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी ने दुबक कर बैठ गई। उसने कहा, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमें डर है हम दोबारा आप पर यकीन ना कर लें और हमारा दिल फिर से टूट जाए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नाउ नेक्स्ट एपिसोड, राज की धमकी। सुबह का वक्त। रूहानी तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो सारी रात आयश के बारे में और उसके करीब आने को लेकर सोच रही थी। उसे अब भी अपने होठों पर आयश के होठों की गर्मराहट महसूस हो रही थी। वे दोनों कल रात कितने करीब थे, उस बात से अभी तक वो सदमे में थी। इसलिए उसने उसे सामने से फ़ोन चलाते आ रही सिया को वो देख नहीं पाई और सीधा आकर उससे टकरा गई। सिया खुद को संभालते हुए बोली, दी, आप तो मुझे डरा ही दिया। आपका ध्यान कहाँ है? रूहानी ने कहा, हमें माफ़ करना सिया, हम तुम्हें देख नहीं पाए। सिया ने कहा, कोई बात नहीं दी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मैं आपके पास ही आ रही थी। चलो मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये कहने के बाद वो रूहानी को हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लिविंग रूम में ले गई। लिविंग रूम में वो आयश को देखकर हैरान हो गई। आयश अजय के साथ सोफे पर बैठे किसी चीज़ पर बात कर रहा था। उसका ध्यान रूहानी की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसे देखकर कल रात की सारी बातें याद आने लगी। रूहानी ने हैरानी से सिया को देखा। सिया ने धीरे से कहा, दी, ये आज सुबह ही यहाँ आए हैं। देखने में कहीं से भी नहीं लगते इन्होंने आपको धोखा दिया है। कितनी मासूम शक्ल है ना इनकी। आयश ने बारे में यह सुनकर रूहानी ने उसे घूर कर देखा। सिया ने कहा, क्या हुआ? मैं सच ही तो कह रही हूँ। सच बताऊँ, जब मुझे पता चला ना कि वे आपके वो धोखेबाज पति हैं, तब तक मुझे ये अच्छे लगते थे। लेकिन अब जब मुझे पता है कि उन्होंने आपको किस तरह छोड़ दिया, तो मन आ रहा है कि मैं इनके चाय में जहर डाल दूँ। यह सुनकर रूहानी फिर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अजय ने उन्हें आपस में खुसुर फुसुर करते देखा तो कहा, सिया, 2 कप कॉफ़ी लेकर आओगे? सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ भाई, जी भाई, अभी लेकर आती हूँ। आयश ने उसे तरफ देखा। रूहानी को देखकर उसे भी कल रात की बातें याद आने लगी। रूहानी ने इस वक्त मैरून कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयश ने आज उसे ध्यान से देखा। वो सच में बहुत सुंदर थी। उसके गले में वो मंगलसूत्र और उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर देखकर आयश के दिल में अजीब सी खुशी हुई। उसे लगा जैसे रूहानी उसके साथ जाने के लिए मान गई थी। सिया ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे किचन की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो, भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, हम ऐसे ही करते हैं। इसके लिए अच्छा सा कॉफ़ी बनाते हैं, फिर इसमें जहर डाल देंगे। रूहानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया कहाँ रुकने वाली थी। सिया ने कुछ देर में कॉफ़ी बनाकर तैयार कर लिया और उसमें जहर डालने की देरी थी। उसने किचन काउंटर से कुछ ढूंढा। उसके हाथ में मिर्च का कंटेनर था। उसने उसमें से 1 से 1.5 चम्मच मिर्च का पाउडर ट्रे में रखी 2 कप में से एक में मिक्स कर दिया।
रूहानी अपने सर पर मारते हुए बोली, सिया तुम ये नहीं करोगी, हम बता दे रहे हैं, वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। सिया ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, डोंट वरी दी, हम उन्हें जहर नहीं दे सकते तो क्या हुआ, ये तो कर ही सकते हैं ना। रूहानी ने कहा, लेकिन ये गलत है, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। सिया ने बेफिक्री से कहा, ओफो दी, कितना सोचती हैं आप, जब तक वो गुस्सा करेंगे तब तक हम कॉलेज निकल जाएंगे। आप बस उन्हें ये कॉफ़ी दे देना और मैं बैग लेकर आ जाऊंगी, फिर हम फटाफट से कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। और आप भूल गई, कल मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था आपको उसका सामना करना होगा, इसलिए यही मौका है, जाओ जाकर मैदान फतह करके आओ, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने रूहानी के हाथ में ट्रे दिया और बोली, तब तक मैं बैग लेकर आती हूँ। और वो रूहानी को अकेले छोड़कर कमरे में बाहर गई। रूहानी वापस से किचन में जाने के लिए मुड़ी, तभी अजय उसे आवाज़ देते हुए बोले, सिया तुम कहाँ हो, जल्दी कॉफ़ी लेकर आओ। रूहानी ने यह सुना और गहरी सांस ली। उसने सिया के प्लान अनुसार वो उसके पास आ गई। आयश की नज़र रूहानी पर ही थी। रूहानी उसकी नज़रों से को अवॉइड करने के लिए उसे देख नहीं रही थी। उसने आयश के सामने आकर उसी तरह उसे बिना देखे ट्रे उसके तरफ बढ़ा दिया। आयश ने रूहानी के चेहरे को देखते हुए ही कॉफ़ी का मग ले लिया। रूहानी ने अजय को भी कॉफ़ी दी और घबराते हुए उसके पास ही खड़ी हो गई। आयश ने रूहानी को देखते हुए ही कॉफ़ी की एक घूंट ली और उसे आओ मुझे मैं जलन में एहसास हुआ। उसने रूहानी को देखा और अपने लिप पर बाइट करते हुए जमीन को घूर रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की, क्या ये कल रात के लिए मुझ पर गुस्सा उतार रही है। उसने ना चाहते हुए भी उसे आओ गले से उतार लिया। तभी अजय ने रूहानी से कहा, रूहानी मुझे तुम्हें कुछ। वो ये कह ही रहा था कि सिया भागकर उसके पास आई और बोली, दी चलो यहाँ से। और वो रूहानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गई। अजय ने अपनी बहन को हैरानी से देखा। उसने आयश से कहा, रायज़ादा सर, ये मैं उससे बात करूँगा। आयश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं शाम को उसे लेने आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। ये कहने के बाद उसने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने अपने मुंह को आगे हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उसने अजय को नहीं दिखाया, लेकिन उसे अपने मुंह में बहुत जलन का एहसास हो रहा था। एक गार्ड ने उसे ऐसे देखा और पानी का बॉटल उसे ले दिया। आयश ने जल्दी से पानी पीना और उसे कुछ मिनट बाद जलन से राहत मिली। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसेस रूहानी। अंश रायज़ादा। उसने इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से उसे रिसीव किया। सामने से रोहित ने कहा, सर मिस्टर आहूजा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब तक ऑफिस आ रहे हैं। आयश ने कहा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और उसके फ़ोन काट कर गाड़ी में बैठकर वो चला गया। आयश ने कुछ ही वक्त पहले इंदौर में द गोल्डन मून एम्पायर का ब्रांच खोला था, इसलिए उसे वहाँ पर बहुत सारा काम करना था। इधर रूहानी और सिया कॉलेज के लिए जा ही रहे थे, तभी उनकी रिक्शा ट्रैफिक में रुकी। तभी उनकी नज़र सड़क के दूसरे तरफ किनारे पर बैठे दो बूढ़े इंसानों पर पड़ी, जो अपने बेवक्त हालात में बैठकर भीख मांग रहे थे। उन्हें देखते हुए रूहानी ने अपनी हालत याद आई। उसे याद था उसके बाबा के गुजर जाने के बाद उसकी और उसकी माँ की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। अप्पू उसे एक एक दाने के लिए रुलाता था। बहुत मुश्किल से जब उसने काम करना शुरू किया, तब ना उसने पास ज़्यादा दिमाग था और ना ही तजुर्बा। उन्हें देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने सिया से कहा, सिया क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। सिया ने कहा, हाँ, पर आपको क्या करना है। रूहानी ने अपनी आवाज़ में आए भारीपन को छिपाते हुए कहा,
बस हमें कुछ काम है, हमें कुछ पैसे दे दो ना। सिया ने अपने बैग से 100 रुपये का नोट निकालकर रूहानी को दिया। रूहानी रिक्शे से नीचे उतरकर सड़क के किनारे आ गई। तभी एक कार रिक्शे के पास आकर रुकी। उसमें बैठा इंसान की नज़र रूहानी पर पड़ी जो उन बूढ़े लोगों से बात कर रही थी, और उसे देखकर उसकी नज़र उसी पर ठहर गई। वो कोई और नहीं बल्कि आयांश था। आयांश का ऑफिस कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता था। रूहानी ने उन्हें पैसे दिए और उन बूढ़े लोगों ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। रूहानी बहुत खुश हो गई। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और किसी का भी दिल पिघल सकता था। उसने उन्हें मुस्कुराकर बाय कहा और वापस आकर रिक्शे में बैठी, और उसने सामने एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके नीले रंग का शर्ट और काले रंग का पैंट पहना था वो आकर खड़ा हो गया। अचानक से रूहानी ने उसे अपने सामने देखा तो वो हड़बड़ा गई और उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो आदमी बोला, हेलो रूहानी, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम मुझे भूल तो नहीं गई? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राज था। सिया ने जो बार कल राज के बारे में बात आया था उसे याद करते हुए रूहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए की कोशिश करते हुए कहा, नमस्ते सर, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। ये कहकर वो रिक्शे की तरफ बढ़ने लगी तो राज उसके सामने आते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? रूहानी ने राज के पीछे सिया को देखा जो उसे आने के लिए कह रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बस खुलते ही वाला था। इधर आयांश ने भी उन्हें देख लिया था। उसने ड्राइवर से कहा, कार उस तरफ घुमाओ। इधर रूहानी राज को देखकर बहुत नर्वस हो रही थी। वो अपने हाथों को मसलते हुए बोली, देखिए हमें देर हो रही है, हमें जाना है। राज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो ना? रूहानी ने देखा रिक्शा चल पड़ी और सिया जा चुकी थी। वो अब काफ़ी घबरा गई। उसने कहा, हमें माफ़ करना, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। हमें हमारी बहन के पास जाना है। ये कहने के बाद वो जाने लगी तो राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी का दिल घबराहट की वजह से तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर अपना हाथ राज के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़िए, सब हमें देख रहे हैं। राज ने कहा, तुम जानती नहीं राज खन्ना कौन है? एक बार वो जिस चीज़ पर हाथ रख देता है वो चीज़ उसकी हो जाती है। यानी अब तुम भी मेरी हो चुकी हो। उसने इतना कहा ही ताकि उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा। राज ने रूहानी का हाथ छोड़ दिया और 3-4 कदम पीछे हट गया। उसने देखा उसके सामने गुस्से से खड़ा इंसान को वो कोई और नहीं बल्कि आयांश था। आयांश को अपने सामने देखकर रूहानी की घबराहट कुछ कम हो गई। राज ने गुस्से से कहा, साले तू बार बार मेरे सामने काम में टांग अड़ाता है, पहले कॉलेज में और अब ये। तू अपने काम से काम रखना। क्यों मेरे मामले में पड़ रहा है? ये लड़की मुझे दे दे और जा यहाँ से। बेकार में तमाशा मत कर। ये कहने के बाद राज रूहानी की तरफ लपका, लेकिन आयांश उसके सामने आकर गुस्से से कहा, खबरदार, जो तुमने इसे हाथ भी लगाया, बीवी है वो मेरी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं मेरे अलावा कोई भी उसे हाथ लगाए। राज के मुंह से हैरानी से निकला, बीवी? और उसने रूहानी के ऊपर से नीचे तक देखा। उसे समझ आया एक्चुअल में रूहानी शादीशुदा है। आयांश ने कहा, आगे से इसे पास भी मत भटकना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। राज ने उसकी ये बात सुनी और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने आयांश से कहा, सुन बे चिकने, अब तक मैं तुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन तूने सारे आम मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे साले, बस तू देखते जा। ये कहने के बाद राज गुस्से से रूहानी को देखने लगा। रूहानी उन्हें झगड़ते देखकर पहले तो घबराई और राज की ऐसी खतरनाक नज़रों को देखकर घबराहट में वो आयांश के पीछे खड़ी हो गई और ना चाहते हुए भी उसके कोट को पकड़ लिया। आयांश ने गुस्से से राज को घूरा, जिससे राज वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद
आयाश ने रूहानी को देखा जो डरकर कांप रही थी। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और सॉफ्टली बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रूहानी ने उसके हाथ को देखा और आयाश के बड़े से हाथ को पकड़ में लिया। उसे फिर आयाश को देख जो उसे ही अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। कुछ याद आते ही रूहानी ने झटके से अपना हाथ आयाश के हाथ में छुड़ाया और जाने के लिए मुड़ी। तभी वो सामने से भाग के आ रही सिया से टकरा गई। सिया रिक्शा कुछ आगे रुकवाकर उसके पास आ रही थी। सिया ने कहा, आप ठीक हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, हमें चलना चाहिए। और वो जाने लगी तो आयाश ने कहा, मैं तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ, तुम दोनों का अकेले जाना सेफ नहीं है। ये वो रूहानी को देखते हुए कह रहा था जो अभी भी काफ़ी घबराई हुई थी। वो जानता था रूहानी उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सिया ने उसकी नज़रों से रूहानी के ऊपर देखा और तो कहा, थैंक यू जिया जी। रूहानी और आयाश ने एक साथ उसे देखा, लेकिन फ़र्क इतना ही था कि रूहानी उसे हैरानी से देख रही थी और दूसरी तरफ आयाश अपनी आंखों में चमक लेके। रूहानी ने सिया के हाथ को धीरे से दबाया और कहा, नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। आयाश ने उसकी बात सुनी और अपनी एक भौं उठाते हुए ऑर्डर देने के लहजे में कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अपने नखरे बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के। रूहानी ने उसे हैरानी से देखा। सिया ने धीरे से कहा, दीदी आप क्या कर रही हैं? जल्दी चलो, हमें भी कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। रूहानी ने यह सुना और पैर पटकते हुए कार के पास आई, जहाँ पर पहले से ही एक गार्ड उसके लिए गेट खोलकर खड़ा था और रूहानी और सिया कार में बैठे हुए थे। आयश उसके ये हरकत देखकर मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे के भाव को छुपा लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 379 एक्सीडेंट। रूहानी, आयश और सिया कार में थे। आयश ने ड्राइवर के जाने के लिए कहा और वो खुद ड्राइव करके रहा था। पीछे वाली सीट पर सिया और रूहानी बैठे थे। रूहानी कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। आयश रियर व्यू मिरर से उसे ही देख रहा था। रूहानी ने अपने बालों की चोटी बना ली थी, लेकिन फिर भी उसके कुछ बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बहुत सी प्यारी लग रही थी। उसे देखते हुए आयश के अंदर इमोशन की जैसे बाढ़ आ गई हो। उसने उसे अपनी नज़रें हटा ली और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। सिया कब से आयश को ही देख रही थी, जिसकी नज़रें बार बार रियर मिरर पर चली जाती। उसने कुछ सोचा और कहा, वैसे जीजू एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं। मतलब क्या ही कहूँ, आपने जिस तरह से पंच मारा, मज़ा ही आ गया। आयश ने सिया के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी और रूहानी को देखने लगा, जो सिया को हैरानी से देख रही थी। थैंक यू सिया। रूहानी ने अपनी बहन को देखा जो कितनी जल्दी अपनी पार्टी बदल रही थी। सुबह जिस तरह उसने उसे जहर देने की बात कही, उसके बाद वो मिर्च वाली स्पेशल कॉफ़ी, और अब वो उसे इस तरह बात कर रही थी मानो वो अब उसका फ़ैन हो गई हो। सिया कुछ कहने वाली थी कि रूहानी उसके हाथ पर मारते हुए धीरे से बोली, सिया ये तुम क्या कर रही हो? क्या सुबह तुम इनकी जान लेना वाली थी ना? और ये क्या बकवास हो रहा है? सिया ने धीरे से कहा, ओह दीदी, अगर मुझे पता होता ये इतने अच्छे इंसान हैं तो मैं कभी इन्हें सुबह मिर्च वाली कॉफ़ी नहीं पिलाती। रूहानी ने अपनी बहन को घूर कर देखा। आयश ने कहा, वैसे तुम किस सेमेस्टर में हो सिया? सिया ने उसे खुश अपने बारे में बताया। जीजू ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। आयश ने कहा, ओह, तो इसके बाद तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? रूहानी और आयश पूरे रास्ते बस कैरियर और जॉब के बारे में ही बात करते लगे। आयश से और उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। रूहानी बस चुपचाप उनकी बातें ही सुन रही थी। दोनों काम की बातें करते हुए रूहानी को तो भूल ही गए थे। वो दोनों इस तरह बातें करते हुए कॉलेज पहुंच गए। सिया कार से बाहर आते हुए बोली, ओके जीजू बाय।
शाम को मिलते हैं। रूहानी कार से बाहर आकर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, बस बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से, उन्हें जाना भी है। आयश ने रूहानी को देखा जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। उसने सिया से कहा, ओके सिया, बाय, हम शाम को मिलते हैं। ये कहने के बाद उसने आखिरी बार रूहानी को देखा और बाय बाय बीवी, शाम को मिलते हैं। रूहानी ने यह सुना और उसे घूरते हुए बोली, जी नहीं, हमें आपसे नहीं मिलना। आयश मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाकर बाय करने लगा, जैसे उसे रूहानी की बात सुनाई ही ना दी हो। रूहानी ने गुस्से से उसे घूर और सिया को हाथ पकड़कर जाने कॉलेज कैंपस के अंदर चले गए। उसने जाने के बाद आयश के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और कहा, मुझे अब तक ये करना पड़ेगा। अगर आज ये मेरे साथ नहीं चली तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आयश को रूहानी से शादी करने उसे छोड़कर जाने के बहुत देर बाद पता चला था कि प्रॉपर्टी बिल के साथ एक और विल भी उसमें अटैच था। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आयश ने अंश से बातें सुनी और वो प्रॉपर्टी पेपर उसके हाथ लगा था, उस दिन अंश के हाथ में कुछ और भी पेपर्स थे जिसके बारे में आयश को नहीं पता था। उसने दूसरे विल में साफ लिखा था कि प्रॉपर्टी रूहानी तब किसी को दे सकती थी जब उसके पति और वो खुद ये ना चाहें, लेकिन उसके लिए उन्हें उस शादी में 6 महीने साथ रहना होगा। इसके बारे में अंश ने आयश को कुछ दिन पहले ही बताया था, जिसकी वजह से आयश रूहानी को एक बार दूर से ढूंढने पर मजबूर हो गया। क्योंकि सम्राट के उसे घर से निकाले जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए अंश को मजबूरन ये करना पड़ा। अब जब वो उसके सामने थी तो आयश किसी भी हाल में रूहानी को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने खुद को शांत करने के लिए 2-3 बार गहरी सांसें ली और कार मोड़कर मेन रोड पर जाने को ही था कि सामने से एक ट्रक अपना बैलेंस खोते हुए आयश की कार से आकर टकराई। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को संभाल नहीं पाया और इसी वजह से वो आयश की कार को लगभग 20 मीटर आगे ले गया। टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ें कॉलेज से भी सभी लोगों के कानों में पड़ी। रूहानी और सिया अभी बस 10 ही कदम चले थे कि उन्हें भी ये आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। उनके सामने कुछ ही दूर पर एक ब्लैक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई थी। उस कार को देखते हुए रूहानी और सिया ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों का दिल घबराहट से भर गया। अब तक वहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी और रास्ता जाम हो गया था। रूहानी और सिया भी उनकी तरफ भागे। वे दोनों भीड़ के रास्ते बनाते हुए आगे जा ही रहे थे कि कुछ ही पल बाद वो दोनों उस कार के पास पहुँचे। आई सामने का नज़ारा देखकर जैसे दोनों के खून ही जम गए। सामने आयश खून से लथपथ कार के अंदर बेजान सा पड़ा था। कार की हालत भी बहुत ख़राब थी। रूहानी ने उसे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो अपने सेंस में नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तभी उसके कान में सिया के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जीजू! और सिया उसके तरफ भागी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़कर रोक लिया। पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही वहाँ आ गए और एक्सीडेंट वाली जगह को घेर लिया। कुछ लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर जो भी हो रहा था रूहानी को जैसे पता ही नहीं चल रहा था। इस तरह 10 मिनट बाद उसके कानों में एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आई। उन लोगों ने आयश की कार से जैसे तैसे बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस में डालने लगे। तभी सिया ने रूहानी के बाहों को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, दीदी, वो उन्हें ले जा रहे हैं, हमें उनके साथ जाना होगा। रूहानी अपने सेंस में लौटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धुंधली आंखों से आयश को कार को देखा जहाँ पर अब वो नहीं था। उसने कहा, वो कहाँ है? सिया उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एम्बुलेंस के पास ले आई। वार्ड बॉय एम्बुलेंस का गेट बंद करने को था ही कि सिया ने कहा, हम उन्हें जानते हैं, हमें इनके साथ जाना है। वार्ड बॉय ने जल्दी जल्दी में दोनों को इग्नोर किया और उनके
मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और एम्बुलेंस चल पड़ी। उसके जाने के बाद ही रूहानी धम से ज़मीन पर गिर गई। उस सिया जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक रूहानी बेहोश हो चुकी थी। आधे घंटे बाद रूहानी को होश आया। उसने अपने आसपास देखा। उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया। रूहानी जब बेहोश हुई थी तो कुछ लोगों ने ही हॉस्पिटल लाने में सिया की मदद की थी। रूहानी के अचानक से आयांश का ख्याल आया और वो उठकर बैठ गई। उसी के साथ ही उसे अपने सर में तेज़ दर्द का एहसास हुआ। उसने उस दर्द को इग्नोर किया और बेड से उठकर कमरे से जाने लगी। तभी बाहर से आ रही सिया से वो टकरा गई। दी उसने सिया को अपने सामने देखा और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घबराते हुए कहा, सिया, वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हमें उनके पास जाना है। सिया उसे शांत करते हुए बोली, दी, आप पहले शांत हो जाइए। जीजू का अभी ऑपरेशन चल रहा है। रूहानी ने कहा, हमें वहाँ ले चलो। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ बाहर चली गई। वे दोनों ओटी के बाहर आ गए, जहाँ पर अजय और रोहित कुर्सी पर परेशान से बैठे थे। रोहित ने रूहानी को देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रूहानी अजय को देखकर उसके सीने से लग गई और वो रोने लगी। अजय उसके सर पर सहलाते हुए कंफर्ट करने लगा। चुप हो जाओ रूहानी, वो ठीक हो जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। ये कहने के बाद वो रूहानी को कुर्सी पर बिठाते हुए उसके पास बैठ गया। रूहानी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और रोने लगी। कुछ देर बाद रूहानी शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अब भी वैसे ही थे। रोहित ने पानी का बॉटल लाकर अजय को दिया। अजय ने रूहानी को पानी पिलाया और उसे शांत होने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए। उसे देखकर रोहित उनके पास आ गया। उसने पूछा, सर कैसे हैं डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? रूहानी और अजय भी डॉक्टर के बाहर आए देख अपनी जगह से खड़े हो गए थे। डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और कहा, अभी कुछ नहीं कह जा सकता। उन्हें काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। हमें उन्हें आइसोलेशन पर रखना होगा। अगर उन्हें 48 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, या फिर वो कभी होश में आए ही ना। देखते हैं क्या होता है। नाउ एक्सक्यूज़ मी। ये कहने के बाद वो चले गए। रूहानी, जो अब भी उनकी बातें सुन रही थी, वो धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? माता रानी हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती हैं? अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी वजह से ही वहाँ पर थे। सिया ने कहा, नहीं दी, आप ये क्या कह रही हैं? रूहानी अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे आयांश की बहुत फिक्र हो रही थी। भले ही वो उससे नाराज़ थी, लेकिन था तो वो उसका पति। उसने जिस भी हालत में उसे शादी की थी, लेकिन वो भूल नहीं सकती थी कि वो उस पर अपना दिल हार बैठी थी। कुछ देर बाद आयांश को ओटी से स्ट्रेचर पे बाहर ले आए। उसे इस तरह बेजान सा पट्टियों में लिपटा देखकर सबका दिल धक सा हो गया और रूहानी फिर से रोने लगी। वार्ड बॉय ने अंश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके पास किसी को भी जाने का मना था। रूहानी आईसीयू के बाहर से आयांश को देख पा रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो कॉरिडोर में भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ गई। वो हॉस्पिटल में बने एक महादेव के मंदिर में आ गई। वो उनके सामने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने कहा, महादेव, आप उन्हें कुछ मत होने देना। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हम भी जी नहीं पाएंगे। आप बदले में हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मत होने देना। ये कहने के बाद वो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठी प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने आंसू साफ करके वहाँ से जाने लगी। वो हॉस्पिटल में जा ही रही थी कि गेट से अंदर आ रहे एक इंसान से वो टकरा गई और संभाल ना पाने की वजह से वो गिरने को हुई। तभी जिससे वो टकराई थी वो उसका बाँह पकड़कर उसे संभालते हुए बोला, संभाल कर बेटा, तुम्हें चोट लग सकती है। रूहानी ने उस शख्स को देखा जो उसे फिक्र के साथ देख रहा था। उसकी उम्र 50 से ऊपर थी, लेकिन दिखने में वो काफ़ी
ज़्यादा हैंडसम था। उसने ग्रे कलर का शर्ट और पैंट पहना था और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। रूहानी उसके चेहरे को ही देख रही थी क्योंकि उसे वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था उस ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वान्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई, कहते हैं ना गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, ना ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है।
सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को